ठीक है जी। यानी हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक जो है वो दो है हमारे सिलेबस में, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, इसको हम नाम भी एनपीवी कहते हैं, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एनपीवी और ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और इस पर डिसीजन कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइएगा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक लाइन जरा लिखिएगा एनपीवी के लिए, द डिफरेंस बिटवीन present value of cash inflows and outflows is NPV। यानी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। एनपीवी में दो चीजें लेनी है, इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, लेकिन दैट मस्ट बी इन प्रेजेंट वैल्यू। इनफ्लो जो है, यकीनी बात है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन है, 3 साल 4 साल 5 साल मुझे कैश जनरेट होता रहेगा, मुझे उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। आउटफ्लो शुड आल्सो बी इन प्रेजेंट वैल्यू, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आउटफ्लो होता ही स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, तो इसलिए वो होता ही प्रेजेंट वैल्यू में है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हो जहां पर इन्वेस्टमेंट 2 सालों में हो रही हो, तो फिर उसको भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना जरूरी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अंडरस्टूड है कि जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो से, आंसर पॉजिटिव में आएगा, और जब इनफ्लो कम होगा आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू में। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आपका मुताबिक चेंज होता रहेगा। अभी मैं कोई डिसीजन रूल की तरफ नहीं जा रहा, ये आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आज रिजल्ट भी आ रहे हैं ना सर, थोड़ा सा वेबसाइट तो अभी तक नहीं खुली। जी ओके, अब हम हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। इसमें सबसे पहले लेंगे व्हेन कैश फ्लोज आर इक्वल। यानी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर साल कैश फ्लो इक्वल आता है, तो हम इसको सिंपल एक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, और हम लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज या इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें हमारी नॉर्मल अजम्पशंस क्या होती हैं एनपीवी कैलकुलेट करते वक्त? हमारी कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन हमेशा याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट टी नॉट। इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट टी नॉट, यानी टी नॉट का मतलब टी फॉर टाइम पीरियड, नॉट मीन स्टार्ट। बिल्कुल, यानी प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। नंबर 2, कैश इनफ्लोज shall be generated at end of each year। यानी हमारी यहां assumption ये नहीं है कि हर साल यानी ड्यूरिंग द ईयर को कैश इनफ्लो जनरेट होगा, बल्कि हम कहते हैं कि हर पीरियड के एंड पे कितना कैश फ्लो जनरेट होगा, हर पीरियड के एंड पर कितना कैश फ्लो जनरेट होगा।
यानी जो भी कैश इनफ्लो हो रहा है वो साल के एंड पर है, ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। ये हमारी सेकंड अजम्पशन है। इन दो अजम्पशन की बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इस वजह से आउटफ्लो ही काफी हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टी नॉट पे होती है। ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी अजम्पशन में चेंज आती है। मैंने पहले कहा नॉर्मल अजम्पशन हम ये यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर तो कैश फ्लो इक्वल हो तो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। साथ साथ एक छोटी छोटी एग्जांपल लेते जाते हैं। लिखिएगा इसमें। अच्छा, ये एग्जांपल जो मैं लिखवाऊंगा ये आगे तक यूज होगी, जरा आगे इस तरह लिखिएगा। एबीसी कंपनी हैज 2 प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट ए एंड बी। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है? प्रोजेक्ट ए में वो कहता है ये 100,000 की इन्वेस्टमेंट है, और प्रोजेक्ट बी में 200,000 की इन्वेस्टमेंट है। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो 5 इयर्स है और 8 इयर्स। एनुअल कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट ए का एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो 25,000 है, और प्रोजेक्ट बी का जो कैश इनफ्लो है दैट इज 50,000। और डिस्काउंट रेट इज 9%। अब इसकी रिक्वायरमेंट में साथ साथ ऐड करता जा रहा हूं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ ईच प्रोजेक्ट। ईच प्रोजेक्ट तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं तो प्रोजेक्ट ए, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब कैश इनफ्लो मेरा 25,000 है और कितने सालों तक है? 5 इयर्स तक। तो एन्युटी लगा दूं, यानी इसमें सीधा फार्मूला लिखता हूं 25,000 जो कल पढ़ा था इनटू 1 माइनस 1.09 रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.09। ये बन गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो। और इन्वेस्टमेंट जो है वो 100,000 है, और इन्वेस्टमेंट की अजम्पशन ना लिखी हो तो यही है, टी नॉट पे है। तो ये 100,000 माइनस करोगे। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, क्या आंसर आता है प्रोजेक्ट ए में? सर माइनस में माइनस 2758 2750 58 58 758 जी। बी प्रोजेक्ट में आते हैं। अब इसमें हमारा सेम यही कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन कैश इनफ्लो 50,000 है इनटू 1 माइनस 1.09 रेज टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.09 और माइनस 100,000। जी, शाबाश, कैलकुलेट करो। सर 5,517 माइनस में। ये भी माइनस में है।
यस सर। 5000 बी का 2 लाख है सर इन्वेस्टमेंट। ओके 2 लाख 5570। अच्छा जी, मैं इस एग्जांपल 17 है, 17। 17। यस सर। ओके, थोड़ी सी चेंज करते हैं हम इसकी जो कैश फ्लोज हैं, एक ये भी लिखा रहे, प्रोजेक्ट सी ले लेते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी 80,000 है, लाइफ 5 इयर्स, कैश इनफ्लो 30,000। प्रोजेक्ट डी, इसको अलहदा कर लेंगे और इसको अलहदा कर लेंगे, और इसके जो कैश इनफ्लो है, इसकी इन्वेस्टमेंट है 150,000 8 इयर्स के लिए, और इसका जो कैश आ रहा है वो 50,000। अब जरा इसकी अलहदा से कैलकुलेट करते हैं, इसको अलहदा रहने दें, पहले मैं इसकी डिस्कशन करूंगा और फिर आगे जाऊंगा। सी और डी, पहले सी की कैलकुलेशन करते हैं। तो सी पे जो कैश इनफ्लो है वो 30,000 है, इनटू 1 माइनस 1.09 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.09 माइनस 80,000। सर बी के 76,740 था। जी, बी का 76,740 है पॉजिटिव में। ये वाला यस सर। प्लस में, यस सर 76,740। और पहला भी चेक कर लो, ठीक है। पहले ठीक है सर। ठीक है, चलो सी को भी कैलकुलेट करो। 36,689। कोई एक स्टूडेंट बोल रहे हैं? 36,689। 36,689 689। ये प्लस में होगा। यस सर। अच्छा, इसी तरह डी का कैलकुलेट करें, 50,000 इंटू 1 माइनस 1.09 रेज टू पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.09 माइनस 150,000। 126,741। ठीक है जी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब इसका डिसीजन लेना है कि किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या किस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, दोनों को अलग रखते हुए डिसीजन रूल भी लिख लीजिएगा। पहले तो आपको यह देखना है कि इज द डिसीजन, इफ द डिसीजन इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यानी हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से अलग है, मैं दोनों प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट कर सकता हूं। इसके लिए सिंपल रूल ये है, एनी डिसीजन एक्सेप्ट करो उस डिसीजन को जिसकी एनपीवी पॉजिटिव है, और रिजेक्ट कर दूंगा उसको जिसकी एनपीवी नेगेटिव है। अब जरा इस रूल के मुताबिक एग्जाम्पल 1 का पार्ट ए और पार्ट 2 कर देते हैं ना, ये पार्ट ए और पार्ट 2। ए में क्या डिसीजन होगा बताइए, ए और बी में से किसको सिलेक्ट करूं? बी। बी। वाई? क्योंकि ए का जो एनपीवी है वो नेगेटिव है। बी पार्ट में अगर डिस्कस करूं तो यहां पर किसको सिलेक्ट करूं, सी और डी? डी। बोथ। अभी मैंने कहा इंडिपेंडेंट, अगर आपने इंडिपेंडेंट देखना है तो सी और डी को कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली देखना है कि सी और डी जो है क्या उनकी एनपीवी पॉजिटिव है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है, दोनों की पॉजिटिव है, तो हमें दोनों में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं इफ डिसीजन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ऑल्टरनेट हो सकती हैं, दोनों नहीं सिलेक्ट कर सकते, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है। मिसाल के तौर पे आई इंटेंड टू बाय अ प्रिंटिंग मशीन, आई हैव अ डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। Suppose I can buy the machine for 100,000, 200,000, 80,000, 150,000 और उसके अगेंस्ट डिफरेंट कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं वो मैंने सारा कैलकुलेट किया। अब इसको लहदा रखिएगा, फिलहाल इसको लहदा रखिएगा, लेकिन ये क्लियर है कि अगर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और यकीनन उसको सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल रूल ये है, एक्सेप्ट उसको करोगे जिसकी एनपीवी हाईएस्ट होगी, हायर हो। अब जरा इसके मुताबिक बताइए, ए सिचुएशन में मैं किसको सिलेक्ट करूं? बी। प्रोजेक्ट बी को। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बी जो है उसकी एनपीवी हायर है। बी सिचुएशन में किसको सिलेक्ट करूं? डी। ठीक हो गया, डी को सिलेक्ट करूंगा। यहां पर मैं सी को सिलेक्ट नहीं करूंगा, यहां पे दोनों को सिलेक्ट किया और यहां पर सिर्फ एक को सिलेक्ट किया। ये बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में देखना कि इज इट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। अब जरा मैं आपसे कुछ सिचुएशन डिस्कस करता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। अब इसको छोड़ते हुए फर्ज करें प्रोजेक्ट ए और बी। पहली सिचुएशन मुझे बताइए, डिसीजन। एनपीवी जो ए की है वो 7,000 है और बी की एनपीवी 9,000 है। बताइए मैं किसको सिलेक्ट करूंगा इफ द सिचुएशन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? जी बोलिए। बी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. जी सर, आ रही है। तो बताइए ना, फिर खामोश क्यों हो जाते? इतना आसान सवाल कर रहा हूं, कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी कर रहा हूं। ए और बी में से किसको सिलेक्ट करूं? बी को सर। बी को। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल ले रहा हूं। अब अगर ए का जो एनपीवी है वो 3,000 है, बी की एनपीवी 1,000 है, अब किसको सिलेक्ट करूं? नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं ए की एनपीवी 2,000 नेगेटिव, बी की एनपीवी 2,500 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, बताइएगा आप किसको सिलेक्ट करूं, ए को या बी को? ए। ए को। ए को। क्यों? क्योंकि ये कम नुकसान दे रहा है। यस। माशाल्लाह, आप नुकसान में भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो। जो उसकी ओरिजिनल, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था, नॉट टू बी इन्वेस्टेड। भाई जो उसकी ओरिजिन है उसको क्यों छोड़ रहे हो? एनपीवी शुड बी पॉजिटिव। अगर मैं मार्केट में दो अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं और दोनों की मैं एनालिसिस करता हूं और मुझे पता लगता है कि एनपीवी नेगेटिव है दोनों की, तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? मैं ये थोड़ी देखूंगा कि मुझे कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि मैं ये बाइक इस पे इन्वेस्टमेंट करूं। मैं कोई और ऑल्टरनेट देखूंगा या उस वक्त का वेट करूंगा जब कोई अपॉर्चुनिटी फेवरेबल आएगी। बाजू का तो रिसेशन पीरियड होता है, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही होती है जहां पर हमें उतना फायदा नहीं हो रहा था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है जी।
ओके। अब आगे चलिएगा सेकंड सिचुएशन, ये मैं रेस करूंगा सारा। ये तो मैंने लिया व्हेन कैश फ्लोज आर इक्वल। अब आइएगा व्हेन कैश फ्लोज आर नॉट इक्वल, जो कि अक्सर ऐसा ही होगा कि ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग टू प्रोजेक्ट्स हैं, मैं मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ एक प्रोजेक्ट ए है, ठीक है, इसमें और एक प्रोजेक्ट बी है। इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 60,000 और इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 100,000। ठीक है, इसकी जो प्रोजेक्ट लाइफ है वो सिर्फ 4 इयर्स दी हुई है, इसकी लाइफ 5 इयर्स है। और इसका जो कैश फ्लोज है ईयर T1 में वो 15,000, T2 में 25,000, T3 में 12,000, इसको 32,000 कर दें और इसको 20,000 कर दें, और T5 नहीं होगा क्योंकि ये 4 इयर्स का प्रोजेक्ट है। और इसके कैश फ्लोज 30,000, 40,000, 50,000, 40,000, 30,000 and 20,000. If the discount rate is 10%, calculate the NPV of both projects. अब यहां पर अब हमने दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी निकालनी है। अच्छा, अब यहां पर मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता जिस तरह पहले लिखा था एक लाइन में। रीजन, क्योंकि यहां पर एनविटी नहीं है। जब एनविटी नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आपको इसको डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर आप कैलकुलेट कीजिएगा टेबल की फॉर्म में। पहले प्रोजेक्ट ए को ले लें, यहां हम लिखेंगे ईयर्स, 0 से स्टार्ट करते हैं और 4 तक ले जाएंगे। कैश फ्लोज, अब देखें प्रोजेक्ट ए की मैं बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट चाहिए 60,000 और हमारा नॉर्मल अजम्पशन क्या है, इफ नथिंग इज मेंशन, तो अजम्पशन यही लेनी है आपने कि इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी 60,000 की इन्वेस्टमेंट हुई तो कैश आउटफ्लो हुआ, और तो उसके बाद जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो हर साल के एंड पर हो रहा है, वो इनफ्लो है 15,000, 25,000, 32,000 एंड 20,000। अब इसको डिस्काउंट फैक्टर चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%। अब इसके लिए एक आसान तरीका बताने लगा हूं, कैलकुलेटर पास रखिएगा, बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। पहली वैल्यू तो होती 1 है, 0 ईयर में, यानी आज के दिन में 1 रुपी 1 के इक्वल है। लेकिन जैसे एक साल गुजरेगा कि 1 रुपी की जो वैल्यू है वो 1 रुपी नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने इसको क्या करना है, ये वैल्यू निकालने के लिए, ये मैं यहां शो कर रहा हूं, कैलकुलेटर पास रखिएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.10, क्योंकि 10% है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये कैलकुलेटर पे देखोगे तो आंसर आएगा 0.909।
अच्छा, अब आपने कैंसिल नहीं करना आंसर को, प्लीज कैंसिल नहीं करना इसको। जो आंसर आया उसको दोबारा डिवाइड कर दो, यानी ये आंसर आ चुका है, इसको दोबारा डिवाइड कर दो 1.10 पे। जब मैं दोबारा डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.851। अब आपको दोबारा डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इक्वल दबाते जाओ, आंसर आता जाएगा। अब देखो आगे इक्वल दबाओ तो क्या आता है, 0.7 0.6209। ना करो यार, 751 7.5। 1। ये वाला फिर गलत है जो मैंने यस सर, लिखा ये है। गलत है ये कितना है, 8 सर। 826 है वो। 826। और उसके बाद आई थिंक 0.683 इक्वल दबाओगे यस सर। तो अब यानी अगर 10 साल का भी प्रोजेक्ट है ना, पेपर में 8-8 साल के भी आते हैं, तो बजाय ये कि एक तो आसान तरीका है, टेबल प्रोवाइड की जाती है एग्जाम में, आपको टेबल खोल लो, लेकिन उसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कैलकुलेटर में बस 2 दफा करो और इक्वल दबाते जाओ। ये भी चाइना का कैलकुलेटर है इसलिए 2 दफा करना पड़ता है, अगर जापानीज हो 1 दफा करोगे तो हो जाएगा। इसको कहते हैं रिपीट फंक्शन, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये कैश फ्लो है, ये प्रेजेंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज नॉन एज प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पहला तो वही 60,000 आ जाएगा माइनस में, देन 15,000 इंटू 0.909, 13635। उसके बाद 25,000 इंटू 0.826, 20660 नेक्स्ट 660 660, 650 आ रहा है सर। पहले सर डिसाइड कर लो ना क्या है। 20650। अच्छा, नेक्स्ट 24,032। 24032, यस सर। डबल 6। 13,660। 13 13,660। 660। अच्छा, अब आप इसको प्लस कर लो। जब प्लस करोगे तो देखो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट एनपीवी है। अब इसको प्लस करके इसमें से 60,000 माइनस करें तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। 11977। 11,917। 977। 977। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है जी, ये एनपीवी पॉजिटिव है। अगर तो इंडिपेंडेंट डिसीजन है तो मुझे इसको भी एक्सेप्ट करना है, लेकिन अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ज्यादातर एग्जाम में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रहा है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर यकीनी बात है मुझे एक और, फिर मुझे इसको कंपैरिजन करना है दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, बी के साथ। अब सेम इसी तरह हम कैलकुलेशन करते हैं, बल्कि खुद कैलकुलेशन करें, ये 5 इयर्स तक लेके जाएं, डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, आपके पास 2 से 3 मिनट हैं, और इसको जरा मुकम्मल करके मुझे सिर्फ एनपीवी बताएं क्या आती है, ओनली एनपीवी।
जी क्या आंसर निकाला? Sir, 30,770. सॉरी 30770. एनपीवी जो सेकंड प्रोजेक्ट की है, प्रोजेक्ट बी, 30,000 समथिंग, ठीक है जी। अब इसमें अगर तो ये इंडिपेंडेंट है तो हमें दोनों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम प्रोजेक्ट बी को प्रेफर करेंगे, ए को प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये भी? Yes, sir. अब आइएगा सेकंड में, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR अच्छा, अभी एनपीवी जब हम निकाल रहे थे, कुछ कभी हम कैलकुलेट करते हैं एनपीवी नेगेटिव आ जाती है, कभी कैलकुलेट करते हैं एनपीवी पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है जी। अब हमें आईआरआर कैलकुलेट करना है जहां पर एनपीवी पॉजिटिव भी आए, और यानी ऐसा रेट चाहिए जहां एनपीवी 0 हो जाए, ठीक है। सो आईआरआर इज द रेट where NPV is equal to 0, जहां NPV 0 हो उसको हम कहते हैं IRR, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ट्रायल एंड एरर बेसिस, अगर टेक्निकली देखें तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पर, पहले मैं 10% लगाता हूँ, पॉजिटिव आ रही है, 11 करता हूँ, जितना रेट बढ़ाता जाऊंगा एनपीवी कम होती जाएगी, फिर अल्टीमेटली वो 0 में पहुंच जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 0 पे चली जाए। मिसाल के तौर पे मैं 14% पे कैलकुलेट करता हूँ, पॉजिटिव आती है, 15 पे जाता हूँ नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब आंसर 14 और 15 के दरमियान है। अब क्या मैं मैनुअली पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं 14.01 भी लूँ, 14.02 भी लूँ, 14.03 भी लूँ? इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम इस पे एक फार्मूला बनाते हैं जो इंटरपोलेशन से ड्राइव किया गया है, और इसका फार्मूला हम यूज करते हैं ए प्लस NPV of A NPV of B NPV A minus NPV B into B minus A। अच्छा, ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीकों से लिखा होता है, आपकी बुक में इस तरह इसलिए मैंने इसलिए लिया। ए का मतलब होता है लो रेट। अब देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि हम जब भी कैलकुलेट करेंगे या एनपीवी पॉजिटिव आएगी या आपकी नेगेटिव आएगी, 0 कहीं पे भी नहीं आएगी, हमें खुद निकालनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि एक मैं रेट ऐसा लूं जो हाई है और एक ऐसा रेट जो लो। लो रेट इज द रेट वेयर एनपीवी इज पॉजिटिव। मुझे एक ऐसा रेट चाहिए जहां एनपीवी पॉजिटिव हो, ठीक है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एनपीवी पॉजिटिव, बस सिंपल रूल ये कहता है लो और हाई रेट। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर मैं ऐसा रेट लूं जहां एनपीवी पॉजिटिव है और ऐसा रेट लूं जहां एनपीवी नेगेटिव है, एक पॉजिटिव रेट एक नेगेटिव रेट, ज्यादा रियलिस्टिक आंसर आता है। इसी तरह बी का मतलब क्या है? हाई रेट। यहां पर हाई रेट का मीनिंग लेंगे वेयर एनपीवी इज नेगेटिव, जहां मेरी एनपीवी नेगेटिव होगी, ठीक है। एनपीवी ऑफ ए यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट, और फिर एनपीवी बी एन यानी एनपीवी बी जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हाई रेट।
चलो पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं और सीखते हैं कि वाकई ये कैलकुलेशन एंड कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे ये जीरो बनेगा। फर्ज करें कि आपको डाटा दिया हुआ है ईयर्स, सिर्फ 4 साल का मैं डाटा ले रहा हूं, 0 1 2 3 4। यहां आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं 40,000 माइनस में 12,000, 16,000, 14,000 और 10,000। और क्वेश्चन में वो कहता है आईआरआर कैलकुलेट करो। अच्छा, आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो रेट चाहिए, हाई रेट और लो रेट। अब क्वेश्चन ये है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, यानी अब देखिए मैं 5% से करूं, 10% से करूं, 15 से करूं, 20 से करूं, क्योंकि ये तो क्लियर है कि जैसे ये एनपीवी, ये एनपीवी है, ये ऊपर जो रेट आ रहा है एक हाई रेट है, लो रेट है और एक हाई रेट है। जितना मैं रेट करीब लूंगा उतना ज्यादा रियलिस्टिक आंसर आएगा, और इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। तो इसलिए एक मेथड में समझा रहा हूं, अगर वो समझ में आ जाता है आपको और तो आप इजीली कर लोगे। इन सबको प्लस कर लो, यानी इन सबको प्लस कर लो, ये रफ में करना है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए कि कितने परसेंट से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो 1 2 3 4 52 40 12,000, यानी आप सिंपली कह सकते हो नॉमिनल टर्म में मेरा प्रॉफिट जो है वो कैश टर्म में मेरा प्रॉफिट 12,000 है, और इन्वेस्टमेंट कितनी है 40,000। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है आपको 40,000 का में अगर 12,000 प्रॉफिट हो रहा है तो ये आई थिंक 30% है। Yes, Yes, sir. sir. अब ये जो 30% प्रॉफिट है ये कितने सालों का है 4 इयर्स का। इसको डिवाइड कर दो 4 में, 4 नहीं लेने 3 करने हैं, 4 - 1, तो ये तकरीबन बनता है 10%। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एनपीवी आईआरआर 10% है, लेकिन ये क्लियर है आईआरआर जो है वो 10% के राउंड अबाउट है। माइट भी वो 8% हो, वो 9% हो, वो 12% हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके करीब है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज होता है इस मेथड से। और ये मैं अब कैलकुलेशन करूंगा और पहला रेट लगाऊंगा यही, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेता हूं एट 10% पे। पहली वैल्यू आएगी 0.909, 826, 751, 683। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया। यकीनन पहला 40,000, 12,000 इंटू 0.909 कितना आएगा 10908. 10908। 908. 16,000 into 0.826, 13,216. 13216. 13,216। Next, 10514. 5, 14. okay, 6380. 6830। अब इसको प्लस करो, देखो एनपीवी क्या आ रहा है। 1468. 1468। और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है Positive है sir. ओके Positive. अच्छा, ये तो एक आ गया। अब देखो यहाँ कोई, मैंने पहले कहा था कि 10% पे कोई आईआरआर नहीं आ रहा, लेकिन आईआरआर इसके करीब है। अब मुझे एक और रेट चाहिए, एक ऐसा रेट चाहिए जहां मैं कैलकुलेट करूं तो एनपीवी नेगेटिव हो जाए। बताओ रेट बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए. एब्सोल्युटली, क्योंकि ये दो सूरतें हैं,
ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये 10% पे कैलकुलेट करता हूँ, एनपीवी नेगेटिव आ जाए, तो फिर मुझे दूसरी कैलकुलेशन ऐसी करनी है जिसमें रेट कम करूंगा ताकि पॉजिटिव हो जाए। मुझे एक एनपीवी पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव। अब एहतियाती तौर पर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वैसे तो ये आई थिंक 12% बन जाएगा, लेकिन मैं फिर भी 15% पे जाता हूँ, रिस्क नहीं लेता। तो 15% का डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 0.869, 869, फिर डिवाइड कीजिएगा सेकंड टाइम, जीरो 0.756, और आप इक्वल दबाते जाओ, वैल्यू आती जाएंगे। 0.6575, 657, 571, 571 sir. 5, 71. ओके। अच्छा, अब मैं दोबारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालता हूं। अच्छा, यहां अब अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर जाते हैं, एहतियात ना करने की वजह से, ये डिस्काउंट फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ये गलत है। आपने इसी से मल्टीप्लाई करना है, कैश फ्लो से। तो पहला 40 आएगा, अब 12,000 इंटू 0.869, 10,428. 10,428, जी ठीक है। आगे चलिएगा, 16,000 इंटू 0.756, 12,096, 12,000। 12096, आपकी आवाज नहीं क्लियर आती यार, कौन है कौन है आप? समीर, आपकी आवाज नहीं ठीक आती। 12096, 12096, नेक्स्ट करो 14,000 इंटू 0.657, 9198. 9198. और लास्ट कीजिएगा, ये तो आ जाएगा 5710। आप इसको जरा प्लस करें, एनपीवी दोबारा देखें कितनी आती है। टू 2568 नेगेटिव सर. जी 2568 नेगेटिव में. 2568. 2568, यस सर. 2568 नेगेटिव आ गई, ठीक है जी। और यही हमें चाहिए था, एक एनपीवी पॉजिटिव आ जाए और एक एनपीवी नेगेटिव आ जाए। नाउ कैलकुलेट द आईआरआर। आईआरआर में ये फार्मूला यूज करो, ए कितना है, ए का मतलब है लो रेट, इन दोनों में से लो रेट है 10%, और इसको मैं परसेंटेज में लिखूंगा 10% प्लस एनपीवी एट लो रेट। लो रेट पे एनपीवी आ रही है 1468, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय एनपीवी, दोबारा यही, और आगे माइनस है लेकिन मैं प्लस लिखूंगा, क्यों? क्योंकि अगली अमाउंट होती माइनस है, इनटू बी माइनस ए, बी लिया हमने 15 माइनस 10। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां से यहां तक, ये आई जो भी आंसर आएगा ये ऑलरेडी परसेंटेज में होगा, तो ये 10% प्लस, आप इतने हिस्से को सॉल्व करें, 1468 डिवाइडेड बाय 1468 प्लस 2568 इंटू 15 माइनस 10, 0.01818. गलत। जीरो आ ही नहीं सकता ना, मैं आपको कह रहा हूं ये आता ही परसेंटेज में है। 11.8%, गलत। सर 11 कहां से आ गया 1.81. जी? 1.81. 1.81, 81. ये बनता है 11.81। और देख लो, मैंने सॉल्व करते जब लिखा था तो मैंने कहा था 12% पे आपका नेगेटिव आ जाएगी, तो ये देख लें एन आई आर आर 11.81, यानी 11.81% पर जाकर एनपीवी मेरी जीरो हो जाएगी।
ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं क्योंकि क्लास का टाइम 5 मिनट रह गया, अटेंडेंस भी लगानी है, बाकी कल डिस्कस करते हैं इसका डिसीजन रूल वगैरह बाकी सारी चीज़ें कल।